मित्रों, मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का दूसरा नेपोलियन है, और ये मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं बोल रहा, नेगेटिव सेंस में। वो ऐसे कि युवाल हरारी की किताब है नेक्सस, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे नेपोलियन के साम्राज्यवाद और नीतियों के चलते इटाली, जर्मनी वगैरह जो पहले छोटे छोटे राज्य थे, बिखरे बिखरे राज्य थे, वो सब जमा हो गए कि हम सब लोग मिल जाते हैं और नेपोलियन को हरा देते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि कैसे ट्रंप भी यही कर रहा है कि ट्रंप की नीतियों के चलते भारत अब चीन के करीब जा रहा है, रशिया के करीब जा रहा है। कुछ बातें हो रही कि मोदी जी चीन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे। तो हमारे दो एक्सपर्ट टीचर्स, प्रतीक सर, उनसे हम जानेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, और किंजल सर, उनसे हम जानेंगे ये मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन के नज़रिए से कि क्या ट्रंप दूसरा नेपोलियन है, और ये अगर हाँ है तो ये अच्छा है कि बुरा। स्टार्टिंग विद प्रतीक सर। जी सर, जैसे आपने कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज़ नेपोलियन के सापेक्ष में हमको देखने को मिलती है। नेपोलियन ने ये कार्य किया था कॉन्टिनेंटल सिस्टम के एक द्वारा, तो जहाँ उसका मेन टारगेट ये था कि मैं ब्रिटेन को डिफीट करूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ब्रिटेन के मार्केट के पॉइंट ऑफ से। तो प्लान उसका ये था कि मैं ब्रिटेन को पूरा का पूरा एक ब्लॉकेड कर दूंगा और उसका सामान जो है वो यूरोप में ना आने दूँ। अल्टीमेटली जो फ्री ट्रेड व्यवस्था उस पीरियड में हुआ करती है जहाँ ब्रिटेन पूरे दुनिया के अंदर सामान डंप करता था, उसमें यूरोप के ऊपर जो इंग्लैंड का जो मार्केट था वो ख़त्म करने की कोशिश की थी नेपोलियन ने। और इसी का परिणाम रहा कि उसने यूरोप के सब राजाओं को हड़काया, मतलब धमकाया, उनके ऊपर लड़ाइयाँ की, युद्ध करने की कोशिश की, फोर्सिबल ट्रीटीज़ की, और कहा कि भाई तुम इंग्लैंड से सामान नहीं खरीदोगे और हम लोग यूरोप वाले अपनी व्यवस्था करने की कोशिश करें। बट उसका परिणाम सर बहुत ही दुखद रहा, क्योंकि इससे फ्रांस में जो सप्लाई था वो बंद हो गया, यूरोप में सप्लाई बंद हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर पाया था नेपोलियन, क्योंकि यूरोप उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ था। ये 1806 के आसपास की ये बात है। तो इंग्लैंड वाज स्टिल लीडिंग इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली जो डिमांड सप्लाई का जो मिक्स मैच होना शुरू हो जाता है तो प्राइसेस बढ़ जाती है और पब्लिक फिर तंग आ गई थी, राजा लोग तंग आ गए थे, और राजाओं ने फिर प्लान किया कि हम एक पूरी एक अलायंस बनाते हैं, और नेपोलियन को इस चीज़ के कारण भी डिफीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली वी विल सी कि नेपोलियन को इस तरह से काउंटर किया गया था। आज के कंटेक्स्ट में थोड़ा क्योंकि अलग गेम देखने को मिल रहा है कि ट्रंप अपने आप को प्रोटेक्शनिज्म के तहत वो लेके आने की कोशिश कर रहा है, बट ज़रूर से एनालॉगी हिस्ट्री के अंदर से जोड़ी जा सकती है। अब मित्रों, हम इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट एजुकेटर किंजल चौधरी सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप दूसरा नेपोलियन है, और अगर हाँ तो ये अच्छा है या बुरा। डेफिनेटली सर, इतिहास की खासियत यही है, इतिहास खुद को दोहराता है। और आज भी अगर आप देखें तो नेपोलियन के लिए भी जो आखिरी फैसले की घड़ी थी वो रशिया था, और ट्रंप के लिए भी हम देख रहे हैं वापस वही रशिया खड़ा वहीं पर है, उसके लिए भी वही से समस्या हो रही है। जहाँ तक बात है, सर ने बड़े बखूबी समझाया जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था नेपोलियन का, तो उस वक्त जो मार्केट की बात हो रही थी वो यूरोपियन मार्केट थी जिसपे नेपोलियन अपना वर्चस्व चाह रहा था। आज एग्जैक्टली वैसे ही ट्रंप अमेरिकन मार्केट पे जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको हटा के कहीं ना कहीं उसको अपने तरफ खेलना चाह रहा है। लेकिन जैसा सर ने बताया, नेपोलियन के साथ समस्या क्या हुई, फ्रांस सप्लाईज मेंटेन नहीं कर पाया, मजबूरी थी ब्रिटेन पे। आज भी वैसे ही अगर आप देखें तो ट्रंप ने चाइना को बड़ा परेशान करने का जो कर सकता था उसने प्रयास वो किया, 150%, 250%, न जाने कितना टैरिफ नहीं लगाया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, चाइना ने कह दिया रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाईज बंद कर देंगे, और उसके बाद ट्रंप को टॉकिंग टेबल पर आना पड़ा। तो आज भी एग्जैक्टली वही चीज़ होती हुई दिख रही है, जिसमें अगर आप एक नया दूसरा सप्लाई चेन नया नहीं बनाएंगे और पुराने सप्लाई चेन को आप बिना ऑल्टरनेटिव क्रिएट किए हटा नहीं सकते, तो एग्जैक्टली वही ट्रंप भी हो रहा है। एंड ऑफ द डे जब वो बात करते हैं रिसेशन, जब वो बात करते हैं इस प्रकार से कि टैरिफ लगेगा, तो टैरिफ पे कौन करने वाला है, वो यूएस कंज्यूमर्स पे करेंगे, और जब यूएस कंज्यूमर्स पे करेंगे तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन उन्हीं के देश में आने वाला है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जैसा हम अक्सर देखते रहे हैं इतिहास में भी, चाहे वो नेपोलियन हो चाहे वो हिटलर हो, जब आप बाई फोर्स दूसरों को दबाने का प्रयास करेंगे तो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम जो दब रहे हैं वो सामने खड़े होंगे। इस केस में भी कुछ वैसे ही अगर आप देखें तो जो ब्रिक्स हैं, अब ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनके साथ जो ट्रेड डील हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, साउथ कोरिया के साथ हुआ, जापान के साथ हुआ। ये वो देश हैं जो कि यूएस के ऊपर उसकी सिक्योरिटी नीड्स के लिए निर्भर करते हैं। लेकिन वही जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, कोई भी अब तक इनके साथ अलाइन नहीं हुआ है। कारण है कि हमारी
उस प्रकार की निर्भरता अमेरिका के ऊपर नहीं है जैसी उनकी है। तो यहाँ पे एक ठीक उस प्रकार जैसे यूरोप एकजुट खड़ा हुआ नेपोलियन के खिलाफ, कुछ वैसे ही यहाँ पे ब्रिक्स में भी अलाइनमेंट हमको देखने मिल रहा है। इसमें अब मतलब है ना, मैं हिस्ट्री के केस में देखूँ तो इनिशियली नेपोलियन ने क्या वॉर्स भी की थी और फिर बीच में कॉन्टिनेंटल पॉलिसी लेके आया जहाँ उसको इंग्लैंड को ब्लॉकेड करके सामान को रोकने की कोशिश की गई। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका मिलिट्री सॉल्यूशन आया था और ये मिलिट्री सॉल्यूशन अल्टीमेटली एंडेड इन द बैटल ऑफ लिप्जिग 1813 में, और फिर 1815 में नेपोलियन को वाटरलू में डिफीट किया गया और उसके बाद यूरोप ओल्ड ऑर्डर में चला गया। ओल्ड ऑर्डर मतलब विल सी की मोनार्की फिर से रीएस्टैब्लिश हुई, पर व्यापार के केस में इंग्लैंड का वर्चस्व फिर से एस्टैब्लिश हो गया। अब क्या आज की तारीख के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो अभी जिस तरह से टैरिफ वॉर्स चल रही है, क्या इट विल एंड इनटू अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और नॉट, और इट विल एस्केलेट अप टू दैट लेवल जहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन होगा? तो देखिए सर, मतलब एक होता है पॉइंट ऑफ एस्केलेशन, मतलब वो, या हम लोग कहते हैं एस्केलेशन लैडर में कहाँ ऊपर जा रहा है। तो ट्रंप ने या चाइना के केस में भी अगर आप देख लो तो अभी तक वैसा कोई बयान या वैसी कुछ बातें नहीं की है कि हम इसको लेके लड़ाई कर देंगे या युद्ध कर देंगे, क्योंकि दोनों को अल्टीमेटली अपना क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के चक्कर में पैसा बनाना है ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली कहानी है सर। तो इसमें घुमा फिरा के यही स्टोरी निकल के आई रही कि इसके लिए ये स्विट्जरलैंड में भी उन्होंने, चाइना और अमेरिका ने एक डिस्कशन किया, फिर टैरिफ के ऊपर पॉज लगा दी, अभी फिर से 90 डेज का एक्सटेंशन लेके आया। तो घुमा फिरा के यही है। देखो नेपोलियन के केस में भी ये हुआ था कि उसने रशिया के साथ ये किया, ये कॉन्टिनेंटल पॉलिसी एक्सटेंड की, रशियंस को कहा कि तुम इंग्लैंड से सामान नहीं खरीदोगे और मार्केट को ब्लॉक कर दोगे और एक्सेस उनका बंद कर दोगे। अल्टीमेटली रशियंस को इन्फ्लेशन पिंच हुई, उन्होंने नेपोलियन के सामने बगावत की थी। दे वर द अर्लीस्ट वन जिन्होंने टिटलिस की डिटी के बाद और उसके बाद विल सी जार ने रेस करना शुरू कर दिया था। यहाँ के केस में भी आपने कहा कि भाई रशियंस जो है वो ट्रंप की तो मान ही नहीं रहे, सैंक्शंस की बात हो गई है बाकी सारे केस के अंदर। तो हिस्ट्री रिपीट तो हो रही है, पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अब कितनी हद तक एस्केलेट होगी, क्योंकि चाइना जिस तरह से अपने आप को परस्यू कराता है, इट इज़ मोर परस्यूइंग इटसेल्फ एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। वो मिलिट्री सुपर पावर में जो हार्ड पावर के केस में आप देखोगे, जैसे ट्रंप कहता है कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, कि अगर तुम नहीं मानोगे तुम्हारे ऊपर गोला मार दूंगा। वो जो सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी तक चाइना उतना दिखा नहीं रहा है। तो और अभी भी बात कर रहे हैं, जिस दिन बातें खत्म हो जाएगी ना, हम कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है, तो अगर टॉक्स रुक गए और 0-0 हो गया तो फिर यह ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। और दूसरा जो अलायंस है वो तो बनेगा, वो तो बट ऑब्वियस है कि भाई वो ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे। अभी ब्रिक्स के साथ आप देखो थोड़े टाइम के बाद आसियान नेशंस में भी कोई निकल के आ जाएगा। ईयू जिस तरह से अपने आप को, मतलब है ना, उसको भी सफोकेशन तो हो ही रहा है कि यार हमको वसाल के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, जैसे नेपोलियन हमको करता था अपने सैटेलाइट स्टेट्स बना के। ट्रंप कह रहा है इतना इतना इस तरह से चलना पड़ेगा। और ईयू की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि 1949 में जब वो नाटो के साथ ये लोग जुड़े, यूरोपियन नेशंस, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम द यूएसएसआर, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री निर्भरता जो है वो यूएसए के ऊपर रख दी। तो आज इसके कारण ये सफ़र कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के लेट्स सी, अभी ये चेस की गेम है सर, है ना, तो ये एंड तक कहाँ कौन किसको चेक करता है, देखते हैं सर। बिल्कुल सर, फाइनली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सर। आज शायद जो हम इतने सालों तक बोला करते थे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिसे परस्यू करते थे, आज शायद दुनिया भी देख रही है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद यूरोपियन यूनियन भी आज कह रहा है कि हम अपने डिफेंस सप्लाई स्वयं बनाना शुरू करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज़ द की। सर आप इसमें अगर ऐड करना चाहें, जो डी डॉलराइजेशन के परिप्रेक्ष्य में इतनी बात हो रही है और ट्रंप कहते हैं अगर डी डॉलराइजेशन हो गया तो ये वर्ल्ड वॉर हारने के बराबर है, तो सर इसमें आप अगर कुछ 2 पॉइंट्स। मित्रों, डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि अलग अलग देशों के जो सेंट्रल बैंक के फॉरेक्स रिजर्व होते हैं उसके अंदर करीब 50 to 90% तो डॉलर्स करेंसी में ही उन्होंने सब रखा होता है। उसकी जगह क्यों ना हम बाकी करेंसी रखें और ट्रांजैक्शन भी डॉलर नहीं उसके अलावा वाली करेंसी में करें। तो ब्रिक्स देश कई समय से यही कर रहे हैं। जैसे भारत जब रशिया से ऑयल खरीदता है तो हम रुपी रूबल अग्रीमेंट के तहत सीधा रुपये में उसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं और उससे रशिया भारत के बाजार से रुपये देकर अपना गेहूँ चावल जो खरीदना है खरीद लेता है। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है ट्रंप को अपने दबदबे पर काफ़ी जोखिम और डर लग रहा है। ये भी एक कारण है कि वो पहले से ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो गया है। लेकिन जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट एजुकेटर्स ने बताया कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें दे क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये जब ग्राइंडिंग होगा तभी उसमें से कुछ नए सुपर पावर्स निकल के आएंगे, तो भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बाकी जैसा कि आपने इस डिबेट में देखा, चाहे हिस्ट्री हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे पास एक एक्सपर्ट एजुकेटर्स की पैनल है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, चाहे प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है,
ऐसे एक्सपर्ट टीचर से पढ़िए। और ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है कि 17,999 के अंदर तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। तो 1 साल की आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट। अगर आप कॉलेज में हैं तो 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसमें जैसे हमसे पढ़ के आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा है हमें और जाना है दिल्ली माहौल और तैयारी के लिए, तो अनअकैडमी दिल्ली में आपका रहने का, खाने का, हॉस्टल और ऑफलाइन कोचिंग की सारी जिम्मेदारी उठाती है। तो देर ना करें, जितना जल्दी जुड़ेंगे तो आपका सिलेबस उतना जल्दी कंप्लीट होगा, तो आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, रिवीजन आप कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।